कल हम लोग पढ़ रहे थे प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स जानते हैं क्या होता है? प्री रिक्विजिट्स का मतलब पहले से ज़रूरी है। जैसे आपकी शादी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं हो सकती। क्या प्री रिक्विजिट है आपके लिए? 18 साल, 21 साल। आपको तो 21 साल होना पड़ेगा, बहुत दिन बाद। और आपकी गर्लफ्रेंड जल्दी शादी कर सकती है। चलिए तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स थे स्पिरिचुअल पाथ के? सबसे पहले तो था एथिक्स, अच्छाई। और अच्छाई कितनी होनी चाहिए? कल मैंने कहा था रंच मात्र जितना हो पर्याप्त, काफ़ी होना चाहिए। मतलब जैसे आप स्वादिष्ट खाना बनाते हैं तो उसमें काजू बादाम सब काफ़ी हो तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही अच्छाई आपके अंदर में काफ़ी हो तो इट्स मोर। लेकिन अच्छाई के साथ एक दिक्कत है, जैसे किसी भी काम के साथ ये दिक्कत है। हम लोगों को अच्छाई के बारे में पता कैसे चलता है कि हमने अच्छाई की है कि नहीं की है, और कितनी अच्छाई करें, ये जब क्वेश्चन चल रहा होता है दिमाग में तब अच्छाई कम होती जाती है। जैसे आमतौर पे तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी काम, जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, ईमानदारी कर रहे हैं, उसमें हमको खुद नहीं मालूम पड़ता, दूसरे बताते हैं। माँ बाप बताते हैं तुम और अच्छे हो सकते हो, सुधरो। और जैसे कोई और बताता है, एक बहुत ख़ास प्रॉब्लम मैंने आज खोजी है, मैं आपसे पहले वो शेयर करना चाहता हूँ। उसको मुझे नाम देना चाहिए, वी शुड गिव इट नेम। उसका नाम रखेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वर्ल्ड पूल। ये एक ख़ास तरह का इमोशन है और आता है थॉट्स की तरह से। अपने आप नहीं आता, जब दूसरे बार बार याद दिलाते हैं तब आता है। आना ये खुद चाहिए। अगर खुद आएगा तो बहुत हेल्प करता है, लेकिन दूसरे याद दिलाते हैं। ये खास तरह का इमोशन है और वर्लपूल है। वर्लपूल जानते हैं क्या होता है? हाँ, एक भंवर नदी में आता है यूजुअली, या तो आसमान में आता है। आसमान में हवाओं में आता है, नदी में पानी में आता है। और हवा बहनी चाहिए, नदी की तरफ भी पानी बहना चाहिए। लेकिन भंवर में क्या होता है, वर्लपूल में क्या होता है? अंदर ही अंदर घूमता है। तो हमारे भी मन में हम कोई चीज़ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आया, हम एक उम्मीद कर रहे थे कि एक रिजल्ट आएगा, हम कुछ मेहनत करेंगे, उसका एक रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आता है तो दिखाई देता है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे वो हमको नहीं मिला। तो ये फीलिंग आती है, यार मैंने ठीक से नहीं किया, और बेहतर करता तो अच्छा होता। कभी फीलिंग आई है? इसको बहुत से अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। रिग्रेट, गिल्ट। मैं बहुत सालों तक इससे जूझता रहा हूँ, बहुत सालों तक। और मैं वर्लपूल क्यों बोल रहा हूँ पता है? इसमें आप एक बार घुस जाइए तो निकलते नहीं बनता। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का वो तो नहीं तोड़ पाया था बेचारा, क्या नाम था उसका, जो चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया? अभिमन्यु। उसकी तो मम्मी सो गई थी। हमारी मम्मी लोग तो जाग रही हैं। सहर जी हमारी मम्मी है स्पिरिचुअल लाइफ में। इस चक्रव्यूह से, इस फीलिंग से कि हमने जो भी किया वो पर्याप्त नहीं था, और बेहतर कर सकते थे, इस फीलिंग से निकलने का एक मंत्र मुझे आज मिला है। जब ये फीलिंग आए तो ये आता है थॉट्स के रूप में। यार अगर ज़्यादा पढ़ लिया होता तो ठीक था, सुबह जल्दी उठ गया होता तो ठीक था, या तो ढेर सारी थॉट्स आते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। और जब तक ये थॉट्स को आप बारीकी से देखते रहेंगे ना, तब तक से आपको लगेगा कि वो भी पॉसिबल था, वो भी पॉसिबल था, वो भी पॉसिबल था। और ये सारे के सारे विचार पहले नहीं आते हैं जिस समय पॉसिबल होते हैं। इम्तिहान से पहले, जिस समय मैं टीवी देख रहा था, कल ही हमने बड़ी अच्छी फिल्म देखी, एक उसकी कोई हॉलीवुड का एक्टर था। उस समय नहीं याद आता कि क्या करना चाहिए था। कब याद आता है? बाद में। आपको क्या लगता है
ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको ब्रेन आपका, या जब आपकी मम्मी या पापा आपको थोड़ी सी ऊंची आवाज में कुछ बताते हैं तो क्या वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन और इमोशन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक आपको पकड़ता है, जकड़ता है, आपको डुबोता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, और एक आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे बढ़ाता है। तो जब ये थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, काश मैंने किया होता, थोड़ा और बेहतर करता, ये करता, वो करता, जब ऐसे थॉट्स के बारे में आपको कान में आकाशवाणी आनी शुरू हो जाए कि ये भी करता, वो भी करता, तो ये जान लीजिए कि ये मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है? इमोशन है। एक खतरनाक डुबाऊ इमोशन जो आपको डुबा देगा। तो उसमें से निकलने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये किस चीज के बारे में थॉट है। ये जो कल या परसों जो बीत चुका है उसके बारे में थॉट है, या जो भविष्य में आने वाला है उसके बारे में थॉट है। और भविष्य के बारे में हम लोग बहुत सोच नहीं सकते, खाली पास्ट के बारे में ही, और वो भी नेगेटिव पास्ट के बारे में सोच पाते हैं। सोच क्या पाते हैं, उसको खाली कहेंगे कि आवाजें आती रहती हैं कान में से। तो जो एथिक्स है ना, आमतौर पे हमको दूसरे याद दिलाते हैं जब हमने कोई गलती की होती है। स्पिरिचुअल जो पाथ है वो जब आप कोई अच्छाई करते हैं तो शुरू में तो वो उसकी तरह होती है, जैसे सेविंग्स जानते हैं क्या होता है? चवन्नी इकट्ठी करते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है। नहीं, आपने किया भी था ना इकट्ठा, 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठा किया था, फिर खत्म हो गया, कभी टी शर्ट में, कभी जीन्स में, कहाँ खत्म हुआ? मम्मी ले ली। बताइए, थोड़ी सी सेविंग की थी चार ने, कितना रुपये इकट्ठा किया था आपने? 5,500 रुपये इकट्ठे किए तो मम्मी ने ले लिया। ये एथिक्स था इसमें कि नहीं था? आप देना चाहते थे मम्मी को, और मम्मी किस चीज में खर्चा करना चाहती थी? बताओ, पूजा पाठ के लिए मम्मी ने इनसे पैसे छीन लिए। आपने इकट्ठे कैसे किए थे पैसे? कोई दे जाता था। तो आपने नौकरी नहीं की थी, आपने जॉब नहीं किया था ना। नौकरी की होती तो आप उसको रख सकते थे, हाउस मनी इफेक्ट नहीं होता आपके साथ। ये भी मेहनत का था। आपने लोगों के घर जाकर के चाय नाश्ता पिया था, और साथ में खाना, उसके साथ आते समय बख्शीश ले ली थी। ऐसे वेटर लोग बड़ी मेहनत करते हैं ना, वेटर तो फिर भी काम करते हैं, आपने तो जाकर मेहनत की थी। एनीवेज, हाउस मनी इफेक्ट पड़ेगा जरूर। एनीवेज, सो ये जो अच्छाई है शुरू में तो सेविंग्स की तरह होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी कर पाते हैं हम लोग, ज्यादा कर भी नहीं पाते। जब आप इसको करते 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 आपको लगने लगता है कि यार ये सेविंग नहीं है, ये तो हीरे जवाहरात हैं, फिर आप कोई मौका छोड़ते नहीं अच्छाई करने का। फिर आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसको बाद में खर्च करेंगे, बाद में इसका फायदा उठाएंगे। आप इसलिए करते हैं यार यही सबसे कीमती चीज है, आपको मजा आना शुरू हो जाता है। तो इस फीलिंग में से निकलने के लिए, कौन सी फीलिंग, कौन सा वर्ल्ड पूल? सेल्फ इंप्रूवमेंट का वर्ल्ड पूल। इसमें से निकलने के लिए आपको अपना गेस्टाल्ट बदलना पड़ेगा। गेस्टाल्ट समझते हैं? गेस्टाल्ट एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। आपने फोटो में देखी, एक बुढ़िया की और एक जवान औरत की फोटो एक ही फोटो में है, आपने देखी होगी ना। उसमें अगर आप बुढ़िया को देखेंगे तो जवान नहीं दिखाई देगी, एंड वाइस वर्सा, जवान को देखेंगे तो बुढ़िया दिखती। तो ऐसे ही जब अगर आप इमोशन को देख पाएंगे तो आपको थॉट्स नहीं दिखाई देगा अपना। मैं इस खास इमोशन की बात कर रहा हूँ। कौन सी इमोशन? मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ कर सकता, ये वो सब। और जब आप थॉट्स को देखेंगे तो आपको इमोशन नहीं दिखाई देगा, एंड वाइस वर्सा। तो जैसे ही आपने देख लिया ये इमोशन है, वैसे ही आप उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा जब आप इस फीलिंग में से निकलेंगे कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा था, मुझे बेहतर करना चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे भाई। हम निकल चुके हैं, अब कोई पहला स्टेप उठाएंगे, कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे थोड़ी पता है हम लोगों को। ये 3 चीजें थी। एक तो पहले तो एथिक्स, अच्छाई चाहिए, और दूसरा क्या था? योगा, कुछ साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस, और तीसरा अनुग्रह। अनुग्रह समझ में आया था कल? बिल्कुल नहीं समझ में आया, सुनने में अच्छा लगा था। अनुग्रह मतलब होता है कोई
एक स्पेशल आपके ऊपर बरसात होती है, स्पेशल किस्मत की। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप यहाँ बैठे हैं? क्या आपको लगता है नहीं सर ठीक है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, कहीं भी बैठे रहते? बड़ी बात है, सीरियसली आप बोलते हैं बड़ी बात है। तो ये मेरे हिसाब से मेरे लिए भी बड़ी बात है कि मेरे पास आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ। आज मैं सुबह गया था स्कूल में, मैं ताज्जुब कर रहा था, डॉक्टर साहब से बता रहा था मैं, इट और ये उल्टा है, अनुग्रह का उल्टा है। बेचारे सफ़र कर रहे हैं बेचारे के बच्चों की। 3 बच्चे बाहर खड़े थे, मैंने उनको बताया भी, वो किसी खास सब्जेक्ट का नोटबुक नहीं लेकर आए थे, तो उनकी मैम ने होल डे के लिए आउट बाहर खड़ा कर दिया बच्चों को। मैंने उनको बुलाया, मैंने बातचीत की, मैंने कहा तीनों को पूरे दिन भर के लिए बाहर खड़ा कर दिया? बोलते हैं हाँ, किसी खास मैम का नाम लिया तो उनके मैं लेकर गया बच्चों को, तीनों को मैम के पास। बच्चे एकदम डरते हुए, सर क्या, ऐसे जैसे उनको ये कॉमन सेंस नहीं था कि होल डे के लिए कोई भी किसी बच्चे को बाहर नहीं खड़ा कर सकता है। ये इल्लीगल है। इल्लीगल समझते हैं? कानूनन जुर्म है किसी बंदे को, किसी बच्चे को बाहर दिन भर खड़ा करना। ऐसे एक स्कूल में एक बच्चे को खड़ा किया था, उसको बेहोश हो गया तो केस हो गया उस टीचर के ऊपर। तो उन बच्चों को मैं टीचर के पास लेकर, टीचर बोलती है नो यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड ओनली व्हेन समबडी इज टीचिंग, व्हेन देयर इज नो क्लास गोइंग ऑन, when children are playing. If there is some class going on, then it is but obvious that you have to go inside and sit in the class. मतलब अंदर क्लास चली तो जाके बैठो। बच्चों को पता नहीं है ये चीज, तो उनकी किस्मत अच्छी थी खराब, आप जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि बेचारे बदकिस्मत थे बच्चे, इसलिए बाहर खड़े हो गए। इसका उल्टा है किस्मत होना। जैसे अभी हम ढेर सारी किस्मतों से हम लोगों को ढेर सारा अनुग्रह गिर रहा है हमारे ऊपर। एक तो हमको कोई बीमारी नहीं हुई है, बुखार सर्दी इस तरह की चीज़ें, आपकी नाक नहीं बह रही है जैसे यूजुअली आपकी बहती रहती है, एक रुमाल लेकर आप बहते रहते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, बिजली आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, माँ बाप ने अलाउ कर दिया है आप लोगों को यहाँ आकर बैठने के लिए, जो भी वजह है, ढेर सारी चीज़ें। तो ये जो अनुग्रह है ये बरसता है। ये कब बरसता है? एक चौथी चीज़ के साथ, चौथी चीज़ को समझ जाए तब बरसता है। चौथी चीज़ क्या थी? कर्मा और अनुग्रह पैरेललोग्राम की तरह चलते हैं। अगर आपने अपने कर्मों को सही करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे आपके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह बरसने लगता है। और तब आप देखेंगे खाली आप रोजमर्रा की लाइफ में कम से कम एक्सीडेंट होते जा रहे हैं आपकी, और आप हैप्पी होते जा रहे हैं। लाइफ में मुश्किलें, आपको अचानक लगेगा मेरी लाइफ में मुश्किलें कहाँ गई जो 10 साल पहले किसी और आपके साथ थी। आपको लगेगा कि अरे, जैसे धीमे धीमे मौसम बदलता है, आपको ऐसे धीमे धीमे लगेगा कि मेरी जिंदगी काफी बदल गई है। जैसे आप समुद्र के बीचों बीच फंसे हो और आप किनारे पे पहुंच जाएंगे, ऐसा हो जाए जब अनुग्रह बरसता है। ये सब कर्मों से रिलेटेड होता है। कर्मा मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए बच्चों से बार बार कहता हूँ कि अगर कोई सबसे अच्छा जो कर्म कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हो? अपने आप को जिंदा रखो, अपने आप को बचा के रखो। ये तो बच्चे परेशान होकर, डिप्रेस्ड होकर पता नहीं क्या क्या हरकतें कर बैठते हैं। सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े इस तरह की चीजें करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम के प्रेशर में या किसी भी चीज के प्रेशर में आकर के बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। तो लेकिन ये कर्मा और अनुग्रह खाली इतना ही नहीं है कि आपको खुश रखने के लिए झुंझुने हैं। किसी और बहुत बड़े चीज का मैप है, सीक्रेट मैप। उसको हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कल हमने रिवाइज किया था कि तीन स्टेजेस में आप पहुंचेंगे अगर आप चाहे साल 2 साल 10 साल में भी अगर इन चीजों को समझ जाएं जो हम लोग डिस्कस करें, स्पिरिचुअल साइंस को समझ जाएं और इस पर चलना शुरू करें, भले बहुत साल लग जाएं, आप 3 स्टेजेस से गुजरेंगे। सबसे पहला स्टेज है जिसमें आप अपने आप को सेंसेस के डोमिनेशन से, मतलब आपकी जो फिजिकल बॉडी आपको कमजोर बनाती है, आप जो मन में आया सो कर लिया, अगर इससे आप निकल के बच के निकलते हैं, आप केवल अमीर और अय्याश नहीं बनना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं इसी शहर में हैं, अमीर माँ बाप के घर के बच्चे, अमीर माँ बाप खुद जब पैसे आते हैं तो उसके साथ साथ
ऐसी आदतें आती हैं जो आपको धीमे धीमे कमज़ोर कर देती हैं। महंगे कपड़े, महंगे जूते, शराब, ये सब चीज़ें जब आती हैं ना तो बहुत धीमे धीमे आती हैं। कभी कभार मासूमियत से आप एक आध सिगरेट पीते हैं, फिर और पीते जाते हैं। तो इन सब से अगर आप बचा सके अपने आप से, पहले तो गंदी आदतों से, गंदी आदतें भी पैसे से ही आती हैं। लेकिन जब आप, लेकिन खाली पैसा सबको नहीं बर्बाद कर देता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा था लेकिन वो बर्बाद नहीं हुए। गौतम बुद्ध उसमें से एक थे। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप अगर अपनी ये जान जाए कि मेरे सेंसेस हैं, सेंसेस समझते हैं, इसको आप जलवा बोलते हैं, मतलब कि जो मन में आ रहा, जिसको करके मजा आए, अच्छे कपड़े पहन के वो आप आए थे, आप शूज दिखा रहे थे और शूज के पीछे वो टिप निकली हुई थी, उससे आपको बड़ी खुशी मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सेंसेस है और ये इसका डोमिनेशन है हमारे ऊपर। डोमिनेशन मतलब अगर ये मिल गया तो मैं खुश, ये नहीं मिला तो मैं दुखी, ये डोमिनेशन है। ये हमें रिमोट कंट्रोल की तरह हमारे पर काम कर रहा है। अगर इसमें से निकल पाए तो आपके जो पैसे हैं, आपके जो भी आपके पास है, आपकी एनर्जी है, वो बहुत वेस्ट नहीं होगी। नहीं तो खाली कहते हैं सेंसेस। आपको पता है एक आपने पुराने जमाने में कहानी फिल्मों में देखी होगी बहुत, कि जब भी कोई तपस्वी साधु तपस्या करता है तो किसकी गद्दी हिलती है? देवताओं में कौन से देवता की गद्दी हिलना शुरू हो जाती है? इंद्र। इंद्र कौन है? इंद्र हमारे अंदर की इंद्रियां हैं। आंख नाक कान डरना शुरू कर देते हैं कि कोई अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो आपकी इंद्रियां घबरा जाती है, अरे तब तो मेरे डोमिनेशन में रहेगा ही नहीं ये बंदा। तो अगर लाइट चली गई, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस थी। एक बार मुझे, हम लोग के यहाँ एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उनके पास बैठा हुआ था मैं खाना खा रहा था तो मिर्च आ गई बहुत ज्यादा। मैं कहा पानी पानी, काफी साल पहले की बात है। तो बोलते आशीष इंतजार कर लो, 5 मिनट पानी लेट आएगा, पसीना आएगा तो पसीना झेल लो। तो इंद्रियां ही तो हैं, मौत तो नहीं आ जाएगी, पसीना आएगा, थोड़ा सा हिचकियां आ रही हैं। मुझे लगा बात तो सही है यार, ये तो हड़बड़ाहट क्यों? आपके मन का जब काम नहीं होता तो आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? जो इतनी परेशानी होती है इसको बोलते हैं इंद्रियों का आपके ऊपर कब्जा। और जब आप इन परेशानियों को झेलने लगते हैं, बोलते ठीक है चलो हूं मैं परेशान, बैठता हूं, मैं दिखाऊंगा नहीं परेशानी, तब आप इंद्रियों के डोमिनेशन से आजाद होना शुरू करते हैं। फिर सेकंड स्टेज आता है जिसमें हम लोग ज़ेन योगा जैसी किताबें पढ़ते हैं और उसकी जो प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम लोगों का अवेयरनेस का एक्सपेंशन होता है। हमारी जो आंख नाक कान थोड़ी थोड़ी चीजें देख पाती हैं, देखती भी हैं, उसको गलत समझती हैं, उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, हम लोग लड़ाई कर बैठते हैं भाई हम लोगों से। तो जब अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर देता है तब आपको आपकी लाइफ के तो सवालों के जवाब मिलते ही मिलते हैं। वो तो छोटी चीज है, वो तो जब टॉर्च आप दिखाएंगे तो आगे 10 कदम दिखाई देगा, 10 साल दिखाई देंगे आपको, लेकिन फिर लाइफ के क्वेश्चंस के भी आंसर दिखाई देना शुरू कर देते हैं। इन जनरल बहुत गहरी लाइफ के क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे लाइफ के क्वेश्चंस जो कल बोल रहे थे ना कि उनको अभी आप डिस्कस मत करिए, अभी हम बहुत छोटे हैं, और डिस्कस करेंगे तो पता है क्या होगा, उनको पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर जलवा दिखाएंगे हम लोगों को, बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े आंसर्स। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है हमारे अंदर में। तो होता क्यों नहीं? एक बड़ा खतरा है जो सहर जी आज बताना चाहते हैं, एन इम्पॉर्टेंट डेंजर। At this stage, it is imperative to point out the danger latent in the use of term higher self. हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपनी सोल, अपनी आत्मा, हायर सेल्फ, कोई हमारी ऊपर हमसे भी बड़ी चीज है जो हम ही जैसे हैं। हायर सेल्फ जब आप बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा आता है। The most pernicious fallacy would be the misleading notion that there are two selves in a man. सबसे खतरनाक चीज ये हो सकती है कि हम ये माने कि हमारे अंदर में 2 अलग अलग सेल्फ हैं। आप अमन हैं और आप अनिल हैं, आप दोनों अलग अलग सेल्फ हैं। जब आपके सामने 1000 रुपए आपको दिया जाता है तो आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं या अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो आप दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं आपके अंदर में एक आपका सेल्फ है, वो आपका हायर सेल्फ है, और इनके अंदर में एक हायर सेल्फ है, तो आपको लगेगा अच्छा एक
इनके, एक मेरे, और ये दो, टोटल 4 हो गए। एक इनका हायर सेल्फ, एक आपका हायर सेल्फ, एक आप और एक ये, है कि नहीं? ये एक भाषा की वजह से, शब्दों की यूज की वजह से ये एक गलत फहमी पैदा होती है। और जब गलत फहमी पैदा होती है तो पता है क्या होता है? हे मेरे हायर सेल्फ मुझे हेल्प कर दे, हम प्रार्थना में डूब जाते हैं, मेरा एग्जाम दिलवा दे इस बार। और प्रार्थना काम नहीं करती, क्योंकि हायर सेल्फ का पर्पस ये है ही नहीं कि आपको इम्तिहान में पास करा दे। हायर सेल्फ का क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है। जैसे समुंदर के पास चले जाइए, आप बोलते समुंदर मेरा खिलौना डूब गया यार तेरे अंदर, निकाल के मुझे दे दे। कहानियों में निकल सकता है, सचमुच में नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको बहुत गहरे से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप आते जाते मंदिर को देखेंगे तो ऐसे करेंगे, हाँ? और सोचेंगे कुछ न कुछ तो बड़ा पुण्य किया होगा मैंने, ना? सर्वकर्मा के बारे में बात कर रहे थे, हो गया 2-5 के सिक्के हमने बचा लिए अपने सेविंग्स अकाउंट में। ऐसा नहीं होता। नो डाउट वन यूजेस द टर्म हायर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये जो भाषा की कन्वीनियंस के लिए हम यूज करते हैं ये शब्द हायर सेल्फ, बट दैट इज मेयरली अ फॉर्म ऑफ नॉमेनक्लेचर, लेकिन ये खाली नाम है, एंड शुड in no way mislead us into imagining a second and lower self painfully trying to find its superiority। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं लोअर सेल्फ हूं और मैं अपने हायर सेल्फ को खोजने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, किसी और तरीके का है ये। The two selves of which we spontaneously think because of the use of the comparative higher are in effect one and the same। ये दोनों सेल्फ जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दोनों एक ही चीजें हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, जैसे कि वाटर एंड इट्स वेटनेस, पानी और उसका गीलापन। अभी मुझे बहुत पहले कंफ्यूजिंग लगता था, इनफैक्ट पहले मैं सुनता था, मुझे लगता ठीक है वाटर और वेटनेस तो एक ही चीजें हैं, दो अलग अलग नाम दे दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ और चीजें इसमें अभी आगे आएगा। Indeed, the misconception of having more than one self can prove serious obstacle to self-realization। ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो सकता है अगर आप ये मान के चलते हैं कि मैं अलग हूं और मेरा सेल्फ अलग है जिसको मुझे खोजना है। To get rid of this dangerous notion, इस खतरनाक आइडिया से अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे। एक क्वेश्चन अपने आप से खूब पूछिए सुबह से लेकर शाम तक, जब भी खाली बैठे, टीवी वगैरह मत देखिए, एक दिन कोई मैगजीन मत पढ़िए, दोस्तों से बात मत करिए, ये क्वेश्चन को लेकर सुबह से लेकर शाम तक जितनी बार भी याद कर सकें याद करिए। क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं। अभी ये क्वेश्चन आपको नहीं लगता होगा पूछने का लेकिन कल वो बच्ची पूछ रही थी, पता है, वो जो मैं कल हॉरर स्टोरी बता रहा था आपको, एक फिल्म देखी हमने हॉरर स्टोरी, उसमें जब उस बच्ची के अंदर में सो कॉल्ड कोई स्पिरिट, इविल स्पिरिट घुस गई, तो बच्ची अचानक उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया, कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया। जा जाके अपनी माँ से पूछा करती थी, मम्मी मैं हूं कौन। उसको अक्सर ऐसा होता होगा ना, कभी कभी उसको लगता होगा मैं बच्ची हूं, और कभी कभी लगता होगा कुछ और थॉट्स चले मेरे अंदर में। सोचिए कितना डरावना हो, ये तो डरावनी वाली बात है, लेकिन सचमुच में कभी ऐसी फीलिंग आई है कि यार मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं आज। तो जब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं वो मेरा सेल्फ है, कि जब मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा हूं वो मेरा सेल्फ है। एनीवेज क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ अगर आप रहें कि मैं कौन हूं, ठीक है, ये चीजें तो हैं, किताबें कहती हैं कि कोई और चीज हमारे अंदर में है, कोई हायर सेल्फ है हमारा, कोई आत्मा है क्या, मैं हूं कौन। अगर इस क्वेश्चन के साथ आप कहते हैं, इसी एक क्वेश्चन को लेकर के निसर्गदत्त महाराज काफी साल तक रहे, उनकी किताब ही है हु एम आई, मैं हूं कौन। बोलते हैं बस यही किताब, यही सवाल को दिन भर रात भर जितना देर तक खोज सको, पूछो 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 अपने आप से, और आपका सब कुछ होगा। दिस ड्रॉज, इस क्वेश्चन को पूछने से क्या होगा, ड्रॉज द माइंड, ड्रॉज समझते, खींचेगा, पानी को ड्रॉ करते ना समंदर उसमें कुएं में से। दिस ड्रॉज द माइंड और द ईगो, द सो कॉल्ड लोअर सेल्फ, जो आपका अहंकार है। अहंकार पता है कौन है? अच्छा हुआ, इसके साथ होना ही चाहिए था ये चीज। कभी ऐसी फीलिंग आई है? हाँ, तो ये आपका अहंकार है। ये आपके अहंकार को
इट विल ब्रिंग इट इनटू अ स्टेट ऑफ रेवरी, एक रेवरी के स्टेट में ले आएगा, वेर इन इट लुक्स फॉर द सोर्स ऑफ इट्स ओन एसेंशियल बीइंग। रेवरी मतलब होता है खास तरह का ध्यान। अचानक से आप, मैं बार बार इसको एग्जाम्पल को ले आता हूं, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। स्लीप, जब हम सोते हैं तो कुछ होता है, जिस तरह से हम ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, यहां देखते हैं वहां देखते हैं, अलग अलग चीजें सोचते हैं, फिर अचानक एक ही तरफ डायरेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कोई चुंबक मैग्नेट उसको खींचे लोहे को, ऐसे ही। तो आपका दिमाग उस तरफ खींचा चला जाएगा जो आप एक्चुअली आप जिससे आए हैं, जो आपका सोर्स है वहां। When the mind is aware of not but awareness in itself, अभी थोड़ा सा थ्योरी होती जा रही है हम लोगों की बातें, है ना, मजा नहीं आ रहा है आपको। और जब माइंड केवल अवेयर रहता है, कुछ और नहीं बट अवेयरनेस इन इटसेल्फ, केवल अवेयरनेस के प्रति अवेयर रहता है, इट मर्जेस इनटू द सोर्स, तब जो माइंड है वो सोर्स में मर्ज कर जाता है। मैं आपके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपकी नींद खत्म होंगे। मतलब सपोज मान लो यू स्टर योर कप ऑफ टी विथ अ स्पून, आप अपनी चाय को मिक्स करते हो एक खास तरह के चम्मच से, और जो चम्मच बना हुआ है चीनी से, चीनी से बना हुआ चम्मच, तो क्या होगा? हियर यू हैव टू कॉन्सेप्ट्स, आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, द स्पून एंड द शुगर आउट ऑफ विच इट इज मेड। एक तो चम्मच, चम्मच का शेप, उसको आप चम्मच ही बोलेंगे, चम्मच के शेप से बना होगा, और दूसरा चीनी जिससे वो बना हुआ है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। चीनी अलग चीज है, चीनी क्यूब्स में आती है, पाउडर में भी आती है। बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी, और दोनों की जरूरत है टू स्वीटन योर टी। चीनी को अगर मीठा बनाना है तो दोनों चाहिए, चम्मच भी चाहिए और चीनी भी चाहिए। इन द प्रोसेस, और जब आप हिलाएंगे उस चम्मच को, चीनी से बना है, हाउ एवर द स्पून सून डिसअपियर्स एट द वेरी मोमेंट इट नो लॉन्गर इज इंडिस्पेंसिबल। जब आप हिलाते रहेंगे धीमे धीमे, कुछ देर बाद क्या होगा? घुल जाएगा चम्मच, गायब हो गया, ठीक है। देन यू कैन सी नीदर द स्पून नॉर द शुगर बट द टी टेस्ट स्वीट एज इट शुड। तब आप देखेंगे ना उसमें चम्मच है न चीनी है, और आपकी जो चाय है मीठी हो गई है। इन द सेम वे द ईगो, जो आपका अहंकार है, द लोअर सेल्फ ऑफ पॉपुलर बिलीफ, इक्विवेलेंट टू द स्पून इन आवर एग्जाम्पल, जो हमारा ईगो है वो चम्मच की तरह है, disappears when it looks unceasingly the stirring of the tea for its own essential nature, which is ananda, intrinsic bliss, sweetness and intrinsic characteristic of। अब आप खोज रहे हैं, अभी हम लोग चम्मच की तरह हिला रहे हैं अपने आप को, हम चम्मच हैं और चीनी से बने हुए हैं, और अपने आप को चाय में घोल रहे हैं। ये जो प्रोसेस है पढ़ने का तरीका, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये चाय में अपने आप को घोल रहे हैं। Just as the spoon is itself made up of sugar, जैसे चम्मच चीनी से बना है, so is the ego constituted of self awareness। हमारा जो अहंकार है किस चीज से बना हुआ है? सेल्फ अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति बार बार ये बोलते थे, अपने बारे में सोचते रहते हैं हम, अपने बारे में सोचते रहते हैं। वो जब ये कहते थे ना अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में, वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी और के बारे में सोचो। तो क्या बोल रहे हैं पता है? एक हमारे भाई साहब हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। वो जहां कहीं भी जाएंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे, वो ये चाहते हैं कि वो बीच में बैठे रहें और बाकी सब उनके चारों तरफ बैठे रहें। मतलब बैठने की बात नहीं है, उनकी बातचीत सब सुने, हाँ, उनका जलवा हो, उन्हीं के कपड़ों को सबसे अच्छा लोग बोलें। जब किसी शादी वादी में जाए तो उनको चाहते हैं कि सबसे अच्छा उनको बोला जाए, उन्हीं को लोग, ठीक है दूल्हे की शादी हो रही तो दूल्हा इंपॉर्टेंट है, बट दूल्हा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूल्हा है, अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही है। और वो जो भाई साहब हैं मेरे, उनका नाम है आशीष शुक्ला, उनका नाम है अनिल, उनका नाम है अमन, उनका नाम है पीछे बैठे डॉक्टर साहब। हाँ सही, जब आप जाते हैं कहीं पर भी, क्या आपको फील नहीं आती यार मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं खूबसूरत बन के आया हूं और मुझे इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही है। हाँ
है ये सच्चाई बात नहीं कि हम जहां कहीं भी बैठे हैं, किसी भी, मैं बोल नहीं रहा था, उस दिन भी ये कह रहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया था, हर शीशे में हम अपनी शक्ल देखना चाहते हैं। हम अपने दोस्तों को भी देख रहे हैं तो ये लगता है अच्छा ठीक है, कितना बड़ा है, कितना अमीर है, उसकी सैलरी मुझसे कम है कि नहीं है। अगर मुझसे कम है तो हाँ तुम ठीक चल रहे हो, मुझसे ज्यादा है तो ये ठीक नहीं जा रहा है, कुछ उसके साथ फालतू का उसको लॉटरी लग गई होगी, असल में ही डजंट डिजर्व टू बी सो सक्सेसफुल। ये है सेल्फ अवेयरनेस, कि हमको केवल अपने सेल्फ का ही अवेयरनेस है। अब ये पूछेंगे सर लेकिन और फिर किस चीज का अवेयरनेस होना चाहिए? हमारे पास आंख नाक कान है, हम अपने लिए तो सोचते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये आपका ईगो है। A given quantity of sugar was called a spoon because of the shape into which it has been formed. एक खास अमाउंट शुगर का लिया, उसको आपने स्पून बोला क्योंकि उसको आपने खास फॉर्म दे दिया है। इसी तरह से प्योर कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? प्योर कॉन्शियसनेस क्यों बोल रहे हैं भाई? कॉन्शियसनेस क्यों नहीं बोल रहे? कॉन्शियसनेस तो जानते हैं आप ना? नहीं? जो चीज गायब हो जाती है सोने पर, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। भाई मैं बुद्ध की तरह आपको समझा रहा हूं नेगेटिवली, आप हंस रहे हैं। जो चीज बढ़ जाती है जब आप कॉफी पीते हैं, जो चीज बढ़ जाती है जब आप अपने प्रेयसी के पास बैठते हैं, जो चीज बढ़ जाती है जब आप किसी नए शहर में जाते हैं, कोई नई फिल्म देखते हैं, आप बहुत अच्छी फिल्म देखते हैं, तो ये कुछ चीज बढ़ जाती है। वो क्या होती है पता नहीं, ये उसका नाम दे रहे हैं प्योर कॉन्शियसनेस। सो टू द प्योर कॉन्शियसनेस व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर थॉट, जब वो चीज बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वो जब एक विचार का रूप लेती है, इट इज कॉल्ड माइंड, तब उसको नाम दिया जाता है माइंड। These constitute thoughts when come to be identified as mind by the individual concerned. यही thoughts कहे जाते हैं। In fact, to him, it is me. उसके लिए तो ये मैं ही हूं। एक मुझे बहुत खास टीचिंग दी गई है आज दोपहर को। मैं आया, मैंने कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा, वो आधा ही था बेचारा, पूरा हो नहीं है। बहुत बार 2 एपिसोड दिखाते हैं ना, आधा, फिर मैंने खोजा तो उसका सेकंड एपिसोड मिला भी नहीं। फिर मैं 3 स्टेप करने में अपने आप को मसरूफ कर लिया। मैंने 3 स्टेप करते करते डॉक्टर साहब आई थी, उसके जस्ट पहले मुझे एक खास चीज बताई गई। किसने बताया मुझे मालूम नहीं। उसने मुझे ये बताया कि आशीष भाई, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने पास्ट लाइफ या और पुराने लाइफ्स या अपनी पास्ट जो भी कुछ साल बीते हैं, जैसे हम लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम कल भी मिले, परसों भी मिले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जिन लोगों से मैं मिला हूं, क्या उन सब मेमोरीज को जाने दे सकते हो तुम? मतलब मैंने कहा मतलब, बोलते वो सब मेमोरीज तुम्हारा है नहीं, वो सब झूठ है। इसलिए जब वो मेमोरीज तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम ऐसे उनको देख सकते हो कि तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, और उनको जाने दे सकते हो? नॉस्टैल्जिक फील ना करो तुम उनके बारे में। नॉस्टैल्जिक समझते हैं क्या होता है? नॉस्टैल्जिक मतलब जब आप अपनी पुरानी फोटो ले, बचपन की फोटो, आप अपने आप को देखे तो लगा अरे कितना क्यूट है यार, मैं ऐसा दिखता था बचपन में। क्यूट क्यों दिखता है? क्योंकि मैं खुद हूं, कोई और नहीं। किसी और का बच्चा हो तो बच्चे तो ऐसे होते ही हैं यार, सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, एक खास तरह की फीलिंग, स्पेशल फीलिंग व्हेन यू लुक एट थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू यू। सो ही सेड दैट व्हेन यू लुक एट योर पास्ट, कैन यू स्टॉप फीलिंग नॉस्टैल्जिक? बिकॉज जैसे ही तुमने नॉस्टैल्जिया फील किया आशीष, वैसे ही तुमने अपने पास्ट को बड़ा कीमती बना दिया। जैसे ये फोन, ये मेरा फोन है, ठीक है, जब ये खराब हो जाएगा तो इसको बचा के रखूंगा कि फेंक दूंगा? फोन तो नया आ जाएगा, चला जाएगा, लेकिन मेमोरीज हम नहीं जाने देते उनको। मेमोरीज जैसे ही हमको दिखाई दी जाती है कोई चीज हमसे रिलेटेड हमारे पास्ट की, तो या तो हम बड़े खुश होते हैं या तो हम बड़े दुखी होते हैं। तो मुझसे बताया उसने कि क्या ऐसा जानते हो कि वो किसी और का था और तुम्हारा नहीं था? अगर तुम उसको अपना मान के उसको देखते हो तो तुम उसको जाने नहीं दे रहे हो, उसको पकड़ के बैठे हो। जैसे कोई कहते हैं ना कि तुम्हारे पूर्वज को कोई मर जाए तो उनको जाने देना चाहिए। जो पिंडदान वगैरह करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, वो यही है कि उनको जाने दो। अब उनको
अपने घर में रोको मत, तो उनको तो पिंडदान जो वो तो मरे हुए, लेकिन बोलते जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी मेमोरीज हैं आपसे रिलेटेड, क्या तुम उनको जाने दे सकते हो? क्या तुम भूल सकते हो उनको? जैसे कृष्णमूर्ति के लिए कहा नहीं था उनको, कृष्णमूर्ति अपने बारे में भूल जाते थे बहुत बार, अपनी फोटो देख करके पहचान नहीं पाते थे कि कब हुआ था। एक लाइन है हमारी मेमोरी में ना, एक धारा बनी है कि मैं यहाँ था, फिर वहां गया, फिर वहां गया, फिर ये हुआ। तो इस सब में ना हम अपने आप को देखते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था और उसने मेरे साथ ये किया था, अरे अभी बताता हूं, उस समय तो मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मैं उसको बताऊंगा। तो पास्ट की चीज अभी आ जाती है। तो मुझे पता चला कि यार अगर वो मेरी मेमोरी नहीं है तो छोड़ो उसको। दिस वॉज अ बिग इनसाइट फॉर मी। तो ये कह रहे हैं कि वो जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हैं, एक ईगो के लिए, एक आदमी के लिए तो उसका मैं ही हूं। तो उसने मुझे बताया कि वो तुम हो ही नहीं, जब तुम उसको छोड़ोगे तब तुम्हें मैं अपने पास बुला सकता हूं, तब तुम्हें मैं चेंबर में बुला सकता हूं। वो जो चेंबर जिसमें कृष्णमूर्ति गए थे ना, इट इज हिज आई और द ईगो विच इज ओनली द माइंड एट वन रिमूव। ये उसका ईगो ही है, उसके थॉट्स, जो कि असल में माइंड है। And the my mind of the individual is only compendium of his thoughts। और ये जब आदमी कहता है ना मेरा मन, मेरा दिमाग, ये उसके थॉट्स का एक सारांश है, समरी है। हर इंसान की थॉट्स को आप पढ़ेंगे जब, तो अगर आप उसकी समरी पूछें तो वो यही कहेगा कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब एक खास पोयम, काफी लंबी पोयम है, उसको मैं पढ़ने की हिम्मत करूंगा आपके साथ, अगर आप मेरे साथ रहें तो। अगर आप चाहें तो ये इस वीडियो में आप बंद कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है ये। Perhaps it would be best to give here an English translation of the famous हस्तमलका verses। हस्तमलका एक लड़का था, उसी का लिखा हुआ है पोयम है, उसी का कहा हुआ, जो इंडिया में बहुत फेमस है वेदांत में। This poem, which has earned loud praise from literary critics in Europe, यूरोप में तो बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है। एक E.B. कॉवेल नाम के एक राइटर हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध की जातक कथाओं को ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में लिखा है। मैं गया था E.B. कॉवेल की किताब को खोजने के लिए, 5,000, 6,000, 10,000 रुपए की बुक्स मिल रही हैं, है ही नहीं, बुक्स अवेलेबल नहीं है। ये सब महंगी तब हो जाती है जब मार्केट में अवेलेबल नहीं होती बुक्स, तो कोई मास पब्लिकेशन नहीं होता, तो एक आध कॉपी किसी के पास पड़ी होगी तो बहुत महंगा करके बेचता है। जातक कथाओं में करीब 550 पास्ट लाइफ गौतम बुद्ध ने अपने बारे में बताया कि इस लाइफ में मैं ये था, तो मैंने ये किया, फिर वो किया। एक एक कहानी में उन्होंने कुछ सीख दी है अपने, तो उसको जातक कथाओं के नाम से गौतम बुद्ध की चीजें हैं उसमें। तो बता रहे हैं कि ये किताब जो है इंडियन एंटीक्वेरी में है ये पोएम, और यहां पर उसका ट्रांसलेशन सहर कह रहे हैं मैंने अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन किया है, भाई मुझे माफ कर दीजिए। आई गिव हियर माई ओन फ्री ट्रांसलेशन फ्रॉम ओरिजिनल संस्कृत में पोएम थी और उसकी मैंने अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन किया है। द पोएम समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू ग्रेट शंकरा, और बहुत लोग कहते हैं कि एक्चुअली ये पोएम शंकरा ने लिखी थी। शंकरा जानते हैं कौन थे? आदि शंकराचार्य, नाम नहीं सुना? जो हिंदू के पीठ है, 4 पीठ हैं शायद, है ना? उसको कहाँ है रिम्पी, चारों पीठ तुम्हें याद है? एक तो पुरी में है शायद। आदि शंकराचार्य आज से बहुत साल पहले एक गुरु हुए थे, उनको फर्स्ट शंकराचार्य एक पदवी बनी हुई है, और उनके बारे में बचपन में उनके बारे में कहानी है कि वो यंग एज में मरने वाले थे, बाद में वो एनलाइटन हो गए, फिर उन्होंने भारत में हिंदुत्व की फिर से स्थापना की, और भारत के 4 कोनों में 4 बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। आज भी उन्हीं के लिनियज में अभी भी दे आर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल हु आर आज भी शंकराचार्य कोई ना कोई हैं। अब वो एनलाइटन है कि नहीं पता नहीं, बट लिनियज में अभी तक लिनियज खत्म नहीं हुई है वो। और शंकरा वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस एनलाइटन मास्टर्स। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शंकराचार्य ने 788 to 820 AD, आज से कितने साल हो गए? करीब 1300 साल पहले, 1300-1400 साल पहले कहानी है ये, आदि शंकराचार्य जब हुए थे। ये पोएम किसने लिखी है? इट इज सेड दैट ब्राह्मण प्रभाकर हैड अ 13-year-old सन हु वाज डेफ, डम एंड मेंटली रिटार्डेड। एक बच्चा था जो कान से गूंगा बहरा था, दिमाग से मेंटली रिटार्डेड था।
और जब उसको पूछा गया, ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द ग्रेट शंकरा, और जब उसको शंकराचार्य से मिलाया गया, द लेटर आस्क्ड हिम, शंकराचार्य ने उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? उसके बाद एक मिराकल हुआ, एक चमत्कार हुआ. Thereupon a miracle took place. The boy cited the following verses. उस बच्चे ने संस्कृत में ये वर्सेस बोलना शुरू कर दिया. ये पोएम लिखना अपने आप में कितना मुश्किल काम है, आप जानते हैं. हमारी अपनी भाषा में भी हम पोएम लिख सकते हैं, लेकिन उस बच्चे ने संस्कृत में पोएम बोलना शुरू कर दिया. The boy recited the following verses, which are meant to show that higher self, even if the dim-witted boy remains its absolute character. Absolute उसके higher self के फॉर्म में से उस बच्चे के अंदर से बोलना शुरू किया इस पोएम ने. हस्तमलका उस बच्चे का नाम था. उसको शंकराचार्य ने पूछा, हु आर यू, वॉट आर यू, तुम कौन हो, तुम क्या हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? वॉट डज वन कॉल यू, हैव यू अ नेम, तुम्हें क्या पुकारा जाए, तुम्हारा कोई नाम है? टेल मी, आई वेरीली लाइक टू नो योर आइडेंटिटी, मैं सचमुच में जानना चाहता हूं तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान क्या है? बच्चा बोल रहा है. अब ये पोएम है बेसिकली. ना ही तो मैं इंसान हूं, नीदर आई एम अ मैन, नॉर गॉड नॉर घोस्ट, ना ही तो मैं ईश्वर हूं, ना ही तो मैं भूत प्रेत हूं. आई बिलोंग टू नन ऑफ द सोशल क्लासेस, मैं आपकी जात पात, किसी भी तरह के जात पात को बिलोंग नहीं करता हूं. नीदर प्रिंस नॉर पॉपर, ना ही तो मैं कोई राजा हूं, ना ही तो मैं कंगाल. नीदर सेंट नॉर अ मॉन्क, ना ही तो मैं कोई संत हूं, ना ही तो कोई साधु. आई एम द आई बिहाइंड द आई एम, मैं वो मैंपन हूं जो हर किसी के पीछे, कोई हर इंसान अपने आप को मैं समझता है तो उसके पीछे का जो मैंपन है वो मैं हूं. आई टू द सेल्फ रियलाइज्ड अवेयरनेस अवेकेंड, मैं वो सेल्फ रियलाइज्ड अवेयरनेस हूं जो अवेकेंड हो चुकी है. सेल्फ रियलाइज्ड अवेयरनेस दैट इज अवेकेंड. अवेकेंड तो जानते हैं आप, जगा हुआ. इसका मतलब ऐसा भी अवेयरनेस होता है जो सो रहा हो. किसका होगा? हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं, रोज बताए जा रहे हैं लोग कि सेल्फ क्या होता है, हायर सेल्फ होता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता. लेकिन ये बोल रहे हैं, मैं कौन हूं? मैं वो सेल्फ अवेयरनेस हूं जो जग गई है, अब सो नहीं रही है. टू सीक कॉज एंड आइडेंटिटी विद इन लिमिट्स ऑफ सेंस परसेप्शन, हर चीज का जो, अगर तुम ये बोल रहे हो कि हर चीज का कॉज, कारण, सेंस परसेप्शन में खोज रहे हो, अपनी आंख नाक कान से जो तुम्हें दिख रहा है उससे तुम चीजों का कारण पूछ रहे हो, तो ये ऐसे ही है. एज इफ टू कॉज द सीजन द सन इट्स ईयरली मूवमेंट्स मेक. तो ठीक है, आप तुम सही कह रहे हो, सूरज के मूव करने से अलग अलग सीजन होते हैं, है ना. सूरज जब घूमता है तो अलग अलग सीजन होते हैं. लेकिन थिंक ऑफ द कॉज फ्री लिमिटलेस इंटरस्टेलर स्पेस, उसके पीछे जो स्पेस है, बड़ा सा स्पेस सूरज के और इन तुम्हारे मौसमों के पीछे, उसके बारे में क्या, उसके बारे में सोचो. सो लिमिटलेस एंड अनकॉज्ड इज द सीक्रेट एसेंस ऑफ बीइंग. ऐसे ही जो हम लोग का सीक्रेट एसेंस है, जो हमारा तत्व है, वो उस स्पेस की तरह है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है. सूरज, धरती, ये सबसे तो बारिश वारिश होती है, उसका तो कारण खोज सकते हो, लेकिन तुम मेरे कारण को खोज नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे जो स्पेस है उसकी तरह हूं मैं. एज द ग्लो इज टू द फायर, जैसे फायर के अंदर में चमक होती है, सो इज एटर्नल अवेकेंड अवेयरनेस टू बीइंग. ऐसे ही हर जीव के अंदर में एक एटर्नली अवेकननेस होती है. एटर्नल मतलब जो कभी खत्म नहीं होती, अवेयरनेस मतलब चीजों को भान, महसूस करने की शक्ति. इवन द स्ट्यूपर ऑफ सेंसेस अफेक्ट नॉट द वन एंड द एटर्नल. और ये जो तुम्हारे सेंसेस की जो स्ट्यूपर है, स्ट्यूपर मतलब जानते हैं, जड़ता. सेंसेस हमारे जड़ होते हैं, जड़ समझते हैं, डेड. स्ट्यूपिड वर्ड वहीं से आया है. आर यू स्ट्यूपिड? इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ नहीं आती. स्ट्यूपर मतलब उसको वही चाहिए बस. डेड मतलब मरा हुआ नहीं, डेड मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. दारू पीने के बाद स्ट्यूपर आता है.
एक तरह से होश का खत्म होना इज इक्वल टू स्ट्यूपर। तो जो सेंसेस की जो स्ट्यूपर है, तुम्हारे आंख नाक कान जो है, उससे भी मेरे अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट अवेयरनेस इन इट सेल्फ एम आई, वो अवेयरनेस मैं हूं जिसको कोई स्ट्यूपर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दैट ट्रूथ, दैट इन ट्रूथ इज माई बीइंग, वो सचमुच में तुम मुझे जानना चाहते हो शंकरा, वो हूं मैं। द फेस रिफ्लेक्टेड इन द मिरर, जब शक्ल को आप शीशे में देखते हो तो आपके शीशे में शक्ल रिफ्लेक्ट होती है। इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल बीइंग बट फॉर द रियल फेस, जो शीशे में आप शक्ल देखते हो, क्या उसके अंदर में कोई जीव होता है? आप में तो होता है, लेकिन उस शीशे में जो शक्ल देखते हो उसके अंदर कोई जीव वगैरह होता है, कोई आत्मा होती है? नहीं। दैट इज डिवॉइड ऑफ बीइंग बट फॉर द रियल फेस, सो द सोल्स रिफ्लेक्शन इन द हार्ट, इसी तरह से जब कोई आत्मा अपने आप को हार्ट में देखती है, गिव्स माइंड द सेल्फ अवेयरनेस विच इज माई एसेंस। तो असल में ये जो शरीर है, ये अपने आप में तो केवल एक इमेज है, शीशे में जैसे इमेज बनती है वैसे ही। इसके पीछे जो रियल बंदा है वो सोल है, उसकी इमेज यहां बनी हुई है। थोड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजन है, लेकिन ये इट्स नॉट टू बी थॉट, इट हैज टू बी मेडिटेटेड। कल करेंगे बाकी।